दोस्तों जो भी स्टूडेंट सीएसआर नेट या फिर गेट केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि भैया आपका जो एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड, आपको पता है ही सही, उस एग्जाम के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है। और अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना आता है तो जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं एग्जाम में, उनको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है, जैसे समझने के लिए मान के चलो मैं थोड़ा सा बताऊं, ये कैलकुलेशन है, ये एक न्यूमेरिकल आया मान लो एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है तो इस न्यूमेरिकल को आप 30 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। यूज करना नहीं आता है तो इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में हो सकता है 5 मिनट 10 मिनट लगा दो, खराब कर दो, और हो सकता है उसके बाद भी गलत हो जाए, है ना। और ये एक नहीं, ऐसे कोई सा भी केस हो सकता है। जैसे ये मान लो ये क्वेश्चन है, इसी तरह से मान लो ये क्वेश्चन, इसमें डी बाई लेंथ की कैलकुलेशन करनी, आपको अगर कैलकुलेटर यूज करना आता है तो तुरंत आप इसको सॉल्व कर लोगे, नहीं आता है तो फिर आपको इसी क्वेश्चन में टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लो, है ना, जैसे सपोज करो मान लो ये कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है तो आप बिना पेन चलाए डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे और लास्ट में आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। इसके लिए आपको पेन नहीं चलाना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट को कैलकुलेटर यूज नहीं करना था वो इस क्वेश्चन में हो सकता है 10 मिनट खराब कर दे, 10 मिनट खराब करने के बाद भी हो सकता है उनका गलत हो जाए क्वेश्चन, है ना। और भी कैलकुलेशन देखते हैं, जैसे मान के चलो ये इसमें जे मैक्स है ना, रोटेशनल स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं ना अपन, इसमें जे मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है तो आप तुरंत इसको सोल्व कर दोगे, बिना पेन चलाए आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता तो हो सकता है इसमें आप काफी सारा समय बर्बाद कर दो। अब अगर समय बर्बाद होता है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा भाई? जाहिर सी बात है, आपका जो पेपर होता है तो टाइम तो सभी स्टूडेंट को बराबर ही मिलता है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप महान व्यक्ति हो, हाँ, आपको ज्यादा समय दे देगा, एक्स्ट्रा कुछ अलग से समय मिलेगा सबके लिए। जिसको कैलकुलेटर यूज करना आता है उसके लिए भी उतना ही समय, जिसको नहीं आता उसको भी उतना ही समय है। एक स्टूडेंट कैलकुलेटर का अच्छे से यूज करके कोई कैलकुलेशन 30 सेकंड में कर रहा है, 1 मिनट में कर रहा है, और एक स्टूडेंट उसी कैलकुलेशन में 10 मिनट लगा रहा है, तो बताइए उस 10 मिनट जो स्टूडेंट लगा रहा है उसने एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन का समय खपा दिया, बताइए उसका सिलेक्शन होगा? और सिलेक्शन होगा, हो भी गया तो बॉर्डर पे ही रहेगा, उसकी रैंक बहुत अच्छी नहीं आएगी। रैंक बहुत अच्छी किसकी आएगी? जिसको कैलकुलेटर यूज करना आता है। क्योंकि चाहे नेट का एग्जाम देख लो, चाहे गेट का एग्जाम देख लो, दोनों ही एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड, है ना, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा होती है। और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पढ़ लिए ना, इनमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वो है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं का सॉल्यूशन यहाँ पर डाल रखा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो पहले तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे आपको सोल्व करना है बिना पेन चलाए, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और उसके अनुसार आप सोल्व कर लो। बिना पेन चलाए कैसे सोल्व करोगे उसको मैं इसी कैलकुलेटर पर करके आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद लास्ट में ये जो मेमोरी फंक्शन दे रखे हैं, एम से एम आर, एम एस, एम प्लस, एम माइनस, इनका यूटिलाइजेशन भी आपको सिखाऊंगा कि इनको कैसे यूज करना है, और बाकी फंक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम इनके कैलकुलेशन देखते हैं। क्लियर है भैया? समझ में आ गया? चलो शुरू करते हैं, है ना। जैसे ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब यहां पर जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी वो वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी, और फाइनली पूछा गया था क्वेश्चन में कि के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो कुल मिला के बाकी वैल्यू तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी इसमें पुट कर रखी है। आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे भैया? तो सबसे पहले लॉग के इक्विलिब्रियम निकालोगे, फिर जो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी उसका एंटी लॉग लोगे, एंटी लॉग लेते हैं आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो बेसिक सी चीज हो गई। अब फॉर्मूले से देखते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले तो नॉर्मल जो कैलकुलेशन हो रही है उसको नॉर्मली करो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2.2, ये अपॉन में जाएगा, ये हो गया। तो ये जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी भैया? ये लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू होगी। इसको सोल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कितना रहा है, 2.2 डिवाइड बाई, है ना, ध्यान देना, डिवाइड बाय 0.0591, तो ये हो गया 0.0591, है ना। तो 2.2 डिवाइड बाय दिस इक्वल है। तो इसको सोल्व किया, ये आया। तो ये जो वैल्यू आई ना 37.22 समथिंग, ये वैल्यू आई हमारे पास लॉग के इक्विलिब्रियम की। लेकिन आपको लॉग के इक्विलिब्रियम नहीं चाहिए, आपको तो के इक्विलिब्रियम चाहिए। तो लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू से जब के इक्विलिब्रियम निकालोगे तो कुल मिलाकर आपको इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। एंटी लॉग का सीधा सीधा मतलब इसको 10 की पावर में ले जाओ। जैसे मैं कहूं कि एंटी लॉग 37.22 ऐसे बोल दो या 10 के पावर 37.22 बोल दो, एक ही बात है। तो कुल मिलाकर मुझे इसका एंटी लॉग लेना है तो इसको मैं 10 के पावर में ले जाता हूं। 10 के पावर में ले जाने के लिए देखो यहाँ पर 10 के पावर x है ना, सीधा इसको दबाओ
ये 10 के पावर में चला जाएगा, तो इसको दबा दिया मैंने, दबाते देखो 10 के पावर में चला गया और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी कितनी 1.67 और पीछे जो दिख रहा है ना 10 के पावर में होगा, तो 1.67 इंटू 10 के पावर 37, 1.67 इसको सोल्व करने पर 1.67 इंटू 10 के पावर 37। कितना सिंपल है ना। देखो इसके लिए मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, मैं यहां पर मार्कर चलाकर भी आपको नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट बिना पेन चलाए मैंने केवल कैलकुलेटर को यूज किया और आपका आंसर यहां पर आ गया। हो गया ना सिंपल। अब जिसको यूज करना आता है उसको सीधा आंसर मिलेगा और जिसको नहीं आता वो यही उलझ के रह जाएगा यार 10 के पावर 37.22 का मैं एंटीलॉग कैसे लूं। अच्छा एंटीलॉग लेना आता है लेकिन सोल्व करने में टाइम तो लगेगा ना भैया, एक्स्ट्रा टाइम तो जाएगा ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर हम चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, एक बात मैं बता देता हूं, अगर कोई कैलकुलेशन बिल्कुल भैया सिंपल है तो कैलकुलेटर के चक्कर में क्यों पड़े। क्या बोला, कोई कैलकुलेशन सिंपल है तो कैलकुलेटर के चक्कर में क्यों पड़े। एग्जाम में आ रहा है 1/2, 1/2 का मतलब आपको पता है 0.5, अब उसको भी ऐसे थोड़ी करेंगे भैया हम, कैसे। अच्छा भैया 1/2 इक्वल 0. ऐसे थोड़ी करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है उसको मैनुअली करो ताकि आपको समय बचाना है। कैलकुलेटर यूज करने का मतलब ये नहीं कि हर चीज के लिए करो, है ना। आई थिंक जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, आयनिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, डाटा ऑलरेडी फिल कर रखा है, वैल्यू आपको बतानी है ना। तो डाटा हमने फिल किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो रहा है तो कैलकुलेटर को क्यों यूज करें। जैसे देखो 2 इंटू 0.25 इंटू 1 के पावर 2, 1 के पावर 2 का मतलब हो गया 1, है ना। 1 इंटू 0.25 इंटू 2 0.5, तो कुल मिलाकर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.5 प्लस 0.25 इंटू 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इक्वल 4, 4 इंटू 0.25 1, 1 यहां पर आ गया, 0.5 यहां पर आ गया, तो 1 प्लस 0.5 इक्वल 1.5, 1.5 पर आ गया क्या है 1/2 मतलब डिवाइड बाई 2, तो 1.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल 0.75। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही सॉल्व हो रहा है ना, इसमें तो पेन उठाने की ऐसे ही जरूरत नहीं है, तो इसको क्यों कैलकुलेटर में समय बर्बाद करो। क्योंकि जब वहां पर एग्जाम में आप माउस से भी इस तरह से दबाओगे ना, इस तरह से टिक टिक करके, तो उसमें भी तो टाइम लग रहा है। जब डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो रहा है तो उसके लिए कैलकुलेटर यूज में मत लो। कैलकुलेटर तब यूज में लो जब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है, डायरेक्ट सोल्व करने में दिक्कत आ रही है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, यह आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लैम्डा डी यहाँ पर डी बाई लेंथ है, डी बाई लेंथ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो आपको फॉर्मूले में वैल्यू ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रख दी है, क्वेश्चंस में जो डाटा आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यू पुट करनी होती है ना। तो मान लो इसी आपने डाटा पुट किया और फाइनली आपके सामने आ गया, अब इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। 100 बाई 0.09 है, तो सबसे पहले तो देखो 100 बाई कितना है भैया 0.09 है, ये आ गया। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है 100 बाई 0.09 इसकी, लेकिन ये तो अंडर रूट के अंदर है ना, तो अंडर रूट के अंदर है तो आपको सबसे पहले अंडर रूट यहाँ पर इसका लेना पड़ेगा। इसका अंडर रूट आ गया, अब इसका अंडर रूट आ गया मतलब ये पूरी वैल्यू हो गई। अब ये जो पूरी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है 1/30 से, या मैं कहता तो डिवाइड करना है 30 से। तो कुल मिला के इस पूरी वैल्यू को मैं 30 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 30 किया, ये आपका आंसर आ गया। देखो मैंने कोई कैलकुलेट यहाँ पर पेन नहीं चलाया, डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर दिया, सीधा आपका आंसर आ गया। देखो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 10/9, 10/9 मतलब 1.11 ही होता है। आ गया आंसर, कर गया मैच। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये केमिकल काइनेटिक्स है ना, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यहाँ पर काम में ले रखा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, डाटा यहाँ पर ऑलरेडी फिल कर रखा है, मुझे के रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो भैया सबसे पहले लॉग वाली वैल्यू को सोल्व कर लो, उसके बाद ये देख लेना। तो लॉग वाली वैल्यू को सोल्व करना है तो लॉग 0.1 अपॉन डिवाइड बाई दिस हो गया, तो कुल मिला के 0.1 अपॉन दिस करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर करो 0.1 डिवाइड क्या करना है 0.067, तो यहाँ पर करना है 0.067 हो गया, ये इक्वल किया, ये वैल्यू आ गई इसकी, किसकी। अब इसकी जो वैल्यू आई उसका क्या लेना है भैया, लॉग लेना है। तो इसका लॉग लेने के लिए क्या करना है, वैल्यू आ गई, लॉग लेने के लिए आपको केवल लॉग पर प्रेस करना है, इसका लॉग आ गया। कुल मिलाकर ये सारी इसको पूरे को जब सोल्व करते तो हमारे पास फाइनली आ गया। अब ये जो फाइनली आया इसकी वैल्यू, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 2.303 से, और डिवाइड किससे करना है 2 से। तो सबसे पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2.303 से, तो यहां पर इनटू 2.303 हो गया मल्टीप्लाई, इक्वल कर दिया। अब इसको किससे डिवाइड करना है 2 से, तो डिवाइड बाई
2 ये इक्वल कर दिया। यहाँ पर क्या गया 0.2002 आंसर आया नहीं आया? क्या मैंने पेन चलाया? हाँ, किसी भी चीज के लिए नहीं चलाया, डायरेक्ट बिना पेन चलाए यहाँ पर आंसर आ गया। अब अंदाजा लगाओ कि जिस स्टूडेंट को कैलकुलेटर यूज करना नहीं आता वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कितना सारा समय लगाएगा। लगाएगा नहीं लगाएगा? आई थिंक लगाएगा भाई। क्लियर है? तो कुल मिलाकर आपका समय बचेगा नहीं बचेगा अगर आपको अच्छे से यूज करना आता है तो। आगे चले, नेक्स्ट देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सी प्रॉब्लम है, इसी को अपन सॉल्व करके देखते हैं, है ना। यहाँ पर कैसे आंसर आएगा देखो। तो थोड़ा सा यहाँ पर ब्रैकेट वगैरह पर ध्यान दो। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है ना, जैसे इसमें से ये माइनस करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करो, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसको 95 से मल्टीप्लाई करके फिर इससे डिवाइड कर देंगे, फिर फाइनली जो वैल्यू आएगी इसकी पूरे की उसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, है ना। एक्सपोनेंशियल लेने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो स्टेप सबसे पहले डिसाइड करना, पता चले आप यहाँ से ऐसे शुरू करना लग जाओ, सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो सबसे पहले सोल्व करो इसको, बीच वाले को। चलो करते हैं। देखिए यहाँ पर कहना 0.0399 माइनस है। अब देखो ये कॉम्प्लिकेशन आ गया। जब कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे उसको वहां पर ब्रैकेट काम में ले लेना। क्या काम में लेना है? ब्रैकेट काम में लेना है। तो इधर कॉम्प्लिकेशन है, इसमें से पूरी वैल्यू माइनस करने, तो यहाँ पर ब्रैकेट लो। आ गया क्या है यहाँ पर 1.49 ये हो गया, डिवाइड बाई, डिवाइड खा गया, ये रहा, डिवाइड बाई दिस 0.082 इंटू 308। अब ध्यान देना ये भी दो नंबर है, अलग अलग है नहीं, दो नंबर है ना, तो इसको भी ब्रैकेट में लो, पूरे को, इसको भी पूरे को ब्रैकेट में लो। तो यहाँ पर 1.49 डिवाइड बाई दिस करोगे ना, तो इसको पूरे को ब्रैकेट में लो। ये ब्रैकेट कितना है यहाँ पर 0.082 इंटू कितना है 308 है ना। इसको अपने ब्रैकेट में लेना है तो ब्रैकेट बंद कर दो यहाँ पर। अब चूंकि अभी ये हो गया 0.082 इंटू 308, ये ब्रैकेट में कर दिया, और इसके आगे भी हमने ब्रैकेट लगाया तो पूरे के पीछे भी ब्रैकेट लगाएंगे, तो इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया। यहाँ पर इसका ब्रैकेट भी क्लोज करो, एक ब्रैकेट और कर दो, हो गया है ना। अब इक्वल कर दो भैया। अब पूरी जो वैल्यू आई ना अपने पास, इसकी आई है, इसकी आ गई, इसकी जो वैल्यू आई है उसको 95 से मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करो। तो सबसे पहले 95 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इंटू 95 इक्वल कर दो, हो गया 95 से मल्टीप्लाई। अब डिवाइड किससे करूंगा? इससे डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पर डिवाइड लो, ये डिवाइड हो गया भैया, ठीक है ना। अब चूंकि आगे कॉम्प्लिकेशन है, दो नंबर है, तो ब्रैकेट में ले लो डिवाइड के बाद। तो ब्रैकेट में लेंगे, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट कितना है 0.082 इंटू कितना है 308, तो यहाँ पर आप लो 308, यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद हो गया है ना। अब यहाँ ब्रैकेट बंद कर दिया, करो इक्वल, हो गया। ये जो वैल्यू आई है अब ये पूरे की वैल्यू हो गई, क्योंकि इसकी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दे, काम खत्म है ना। अब ये जो पूरी वैल्यू है इसका क्या ले रखा है यहाँ पर? एक्सपोनेंशियल। क्या ले रखा? एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर। तो यहाँ पर ई के पावर देखो, ध्यान देना, एक ई एक्सपी, यहाँ पर भी इस ई एक्सपी को काम में नहीं लेना, ये एक्सपोनेंशियल नहीं है इस कैलकुलेटर में। क्या बोला? इस कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसका मतलब मैं बता दूंगा अभी आपको थोड़ी देर बाद। आपको एक्सपोनेंशियल मतलब ई के पावर वाला लेना है। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू आई है इस पूरे की, इसका एक्सपोनेंशियल लेने के लिए आप ई के पावर एक्स पर क्लिक कर दो। ये अब ये वैल्यू किसकी आ गई? इस पूरे का एक्सपोनेंशियल ले लिया, मतलब ये एक्सपोनेंशियल दिस, इस पूरे की वैल्यू आ गई। और इस पूरे के वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर रखा है भैया? 95 से। तो कुल मिला के इसको मल्टीप्लाई करो 95 से। 95 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 88.415 मतलब ऑलमोस्ट 88.42 यहाँ पर आ गया, 88.42 एटमॉस्फेयर। आया नहीं आया? आ गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो देखो कितनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है। नॉर्मल विदाउट कैलकुलेशन इसको मैनुअल सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए। 10 मिनट लगने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आपका आंसर सही आएगा, लेकिन यहां पर सही आ गया। अब देखो जो स्टूडेंट कैलकुलेटर यूज करना नहीं जानता, मैनुअल सॉल्व कर रहा है, आप अंदाजा लगाओ कि 10 मिनट बाद भी अगर उसका आंसर गलत हो गया तो पहले बात तो 2 क्वेश्चन का समय उसने यहां बर्बाद कर दिया, और फिर भी नेगेटिव हो गया तो काम खत्म। इसलिए कैलकुलेटर यूज करना आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। यहां पर जैसे ये क्वेश्चन है,
है ना, इसको अपन को सोल्व करना है। तो देखो थोड़ा सा सबसे पहले स्टेप समझने की कोशिश करना कैसे करना, सिर्फ ब्रैकेट वाली वैल्यू को सबसे पहले निपटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1.2 नेचुरल लॉग 1/2 अच्छा इसको सिंप्लीफाई वे में देखो 1/2 मतलब 0.5 होता है, तो 0.5 नेचुरल लॉग 1/2 है मतलब 0.5, 0.5 नेचुरल लॉग 0.5 प्लस 0.5 नेचुरल लॉग 0.5 है ना। तो आप इसको सोल्व करो, देखो सबसे पहले 0.5 फिर उसका नेचुरल लॉग ले लो, फिर उसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 0.5, ठीक है, उसका नेचुरल लॉग लिया तो ln आ रहा है नेचुरल लॉग, है ना। तो 0.5 का नेचुरल लॉग ले लिया, फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.5 से, तो इनटू 0.5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आ गया। अब चूंकि यहां पर आप देखना 1/2 ln 1/2 मतलब 0.5 ln 0.5, फिर पीछे भी 0.5 ln 0.5 मतलब 2 बार है। तो मैं ऐसा करूं क्या, या तो मैं इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू के साथ जोड़ दूं, या क्या कर सकता हूं इसकी जो वैल्यू आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, जब भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, हमेशा क्वेश्चन को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो अपन को पता है आगे और पीछे की वैल्यू सेम है, तो सीधा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको डायरेक्ट मैं इनटू 2 कर देता हूं ये। अब ये वैल्यू इस पीछे वाले ब्रैकेट की आ गई पूरी, आगे आगे क्लियर है। अब आगे किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको 300 है ना, तो यहाँ पर हो गया इंटू 300, फिर इंटू कितना 8.314, तो यहाँ पर फिर इंटू 8.314, फिर इंटू क्या है 4 इंटू 4 इक्वल करो, यहाँ पर क्या आया -6915.39। लेकिन ये जो वैल्यू है ना, ध्यान देना ये जूल में है, किस में है जूल में। पीछे क्या लिखा हुआ है किलो जूल, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पर डिवाइड बाई 1000 करोगे। जैसे ही डिवाइड बाई 1000 करोगे तो -6.915, यहाँ पर देख सकते हो -6.916, तो पीछे डिजिट आ रहा है तो थोड़ा सा नंबर बढ़ा दिया, तो -6.91 समथिंग आ गया, -6.91 समथिंग। क्लियर है, तो आंसर आ गया। अब देखिए इस पूरी कैलकुलेशन में क्या अपन ने पेन चलाया, नहीं चलाया, कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, लेकिन बिना पेन उठाए तुरंत इसको सॉल्व कर दिया। तो एग्जाम में इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो आपका समय बचेगा काफी ज्यादा। जैसे ये है यहाँ पर, है ना। अब देखो समझने की कोशिश करना है ना, ये लास्ट क्वेश्चन इसका, फिर इसके बाद में इन फंक्शन को भी आपको समझाने वाला हूं। ये जेमैक्स है, जेमैक्स जानते हो आपका माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में जेमैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती। फॉर्मूला ये है, आपको न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज दी, आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखी, इस तरह से कॉम्प्लिकेशन आ गया। अब अगर आप इसको कैलकुलेटर से ना करके सिंपल करोगे तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफी समय लग सकता है, लेकिन कैलकुलेटर से करेंगे तो बिना पेन चलाए तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, अगर पावर दिख रही है आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में 10 के पावर, तो हमेशा 10 के पावर वाली वैल्यू को मैनुअल सोल्व कर लो, कैलकुलेटर के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि वो ईजी रहती है। तो देखो यहां पर ऊपर 10 के पावर -23 है, ऊपर क्या है 10 के पावर -23, नीचे क्या है 10 के पावर 2, 10 के पावर -34, 10 के पावर 8, तो 10 के पावर 2 और 10 के पावर 8, 10 के पावर 10 हो गया, 10 के पावर 10 और 10 के पावर -34, तो 10 के पावर -24 बचेगा, 10 के पावर -24 नीचे और 10 के पावर -23 ऊपर, तो -23 -24, तो कुल मिला के नीचे 10 के पावर -1 बचेगा, और नीचे वाले 10 के पावर -1 को ऊपर ले जाते 10 बन जाएगा, और 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 300 से, तो 3000 बन जाएगा। कुल मिलाकर यहां से 10 के पावर -23 गया, यहां से 10 के पावर 2 गया, यहां से 10 के पावर -34 गया, यहां से 10 के पावर 8 गया, ये सब गए, और फाइनली ऊपर 300 की जगह 3000 हो गया, और पावर वाली सारी वैल्यू इसमें से खत्म हो गई। समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, 10 के पावर 2, 10 के पावर -34, 10 के पावर 10, ये मिलाकर हो गया 10 के पावर -24। ऊपर कितना है 10 के पावर -23, दोनों को देखोगे तो 10 के पावर -10 बचा नीचे, ऊपर जाते वो 10 बन गया, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया इससे 300 से, तो 3000 हो गया। तो कुल मिलाकर पावर वाली सारी वैल्यू को खत्म कर दूंगा, और यहां पर मैंने एज्यूम कर लिया 300 की जगह 3000। अब सॉल्व करूं तो देखो सही, चलो अपन सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या है 1.38, तो यहां पर हो गया 1.38 इनटू, यहां पर 300 की जगह 3000 बन चुका था, तो यहां पर इनटू 3000 करो, तो इनटू 3000 ये हो गया, ये ऊपर की वैल्यू हमारे पास आ गई ऊपर की वैल्यू भी आई है, ठीक है ना। अब डिवाइड बाय किससे करना है, इससे पावर वाली वैल्यू को हटा दूंगा, बाकी लिख दूंगा,
क्योंकि पावर वाली पहले सॉल्व कर ली है ना। तो यहां पर देखो अपॉन नीचे एक से ज्यादा वैल्यू है ना, कॉम्प्लिकेशन आ गया ना, तो आप ब्रैकेट में ले लो, शुरू से यही बताइए, तो नीचे ब्रैकेट में लो अपॉन के बाद ही। अब क्या आएगा 2 8.5, तो यहां पर हो गया 2 इंटू 8.5, तो यहां पर हो गया 8.5, क्लियर है। फिर इंटू कितना हो गया यहाँ पर कितना 6.62, तो यहाँ पर करो 6.62 इंटू फिर कितना है भैया यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर कर दो आप 3 और इसको कर दो ब्रैकेट बंद, है ना। तो कुल मिलाकर ये आपके पास है, तो इक्वल कर दो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है ये पूरी वैल्यू आ गई इसकी, ये ब्रैकेट इसकी अंडर रूट वाले की। लेकिन अभी हम अंडर रूट नहीं लिया, अंडर रूट के अंदर जो कुछ है ना सबकी वैल्यू मिलाकर ये आ गई। लेकिन अभी इसका तो अंडर रूट भी तो लेना है ना आपको, क्या लेना है अंडर रूट। अंडर रूट लेने के लिए ये वैल्यू आई, इसका अंडर रूट लेना है, इस पे क्लिक कर दो अंडर रूट पे, ये आ गया, है ना। तो अब इस पूरे की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर, किसकी, इस पूरे की वैल्यू। इसमें से 1/2 माइनस करना है, 1/2 का मतलब 0.5, तो कुल मिला के माइनस 0.5 ये किया, आपके पास आंसर आ गया 3.00, मतलब 3 आंसर आ गया 3। क्या इस पूरी कैलकुलेशन में मैंने मार्कर उठाया, चलाया, नहीं चलाया? हाँ, तो क्या अगर एग्जाम में आप इसी तरीके को फॉलो करोगे तो आपको पेन चलाना पड़ेगा, नहीं चलाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है आपके कई मिनट जो 5-5 10-10 मिनट जो क्वेश्चन कर सकते थे, हाँ, या फिर जिन क्वेश्चन को हो सकता है आपको छोड़ना पड़ जाए, वो क्वेश्चन यहाँ पर चुटके में सोल्व हो रहे नहीं हो रहे, है ना। अब देखो ये तो आपको यूटिलाइजेशन आ गया। और देखो इस पूरे कैलकुलेशन में मैंने कहीं पर भी ये जो मेमोरी फंक्शन है क्या इसको काम में लिया, क्या यहां से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आया, नहीं आया ना। लेकिन फिर भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में छोटी मोटी चीजें काम में आ जाए, इसलिए मैं बेसिक यूटिलाइजेशन बाकी का भी बता देता हूं ताकि इस कैलकुलेटर से रिलेटेड सिंगल डाउट आपके दिमाग में नहीं रहे। अब चलो भैया यहां तक का काम हो गया, क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया, बेसिक यूटिलाइजेशन आप यहां पर देख सकते हैं। देखो जैसे 2 यहां पर लिखा, 2 का स्क्वायर करना है तो एक्स स्क्वायर कर दो, ये हो गया, है ना। आपको मान लो कि 25 का क्यूब करना है तो एक्स क्यूब कर दो, हो गया। समझ में आ रहा है? सपोज करो कि आपको यहां पर 8 है ना, या मान लो कि 125 है, 125 इसका आपको अंडर रूट क्यूब करना है तो इस पर क्लिक कर दो, ये 5 आ गया। समझ में आ रहा है ना। आपको सपोज करो कि यहाँ पर 45 का लोगरिथम लेना है तो इस पे क्लिक कर दो, और सपोज करो 45 का नेचुरल लॉग लेना है तो इस पे क्लिक कर दो, और सपोज करो कि आपको मान लो कि 180 180 का आपको देखना है साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी, तो 180 लिखो और यहाँ पर साइन पर क्लिक कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 0। सपोज करो आपको कोस 180 की वैल्यू चाहिए, कोस 180 की वैल्यू चाहिए तो 180 लिखा 180 और कोस पर क्लिक कर दो, खा गया ये कोस, तो ये -1 आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना। इसी तरह से सपोज करो आपको पाई की वैल्यू चाहिए, देखो पाई का मतलब 3 पॉइंट क्या होता है 14, तो पाई पे क्लिक करो, देखो 3.14 वैल्यू आ जाएगी। जैसे यू समझो इसको, मान लो आपको 2 पाई की वैल्यू चाहिए, किसकी 2 पाई की वैल्यू, तो 2 इंटू पाई, तो या तो आप कर दो 2 इंटू 3.14, है ना, इक्वल, ये हो गया। या आप कर दो यहाँ पर कर दो 2 इंटू पाई, ये देखो डायरेक्ट ही जैसे आप करोगे 2 इंटू पाई, सॉरी खा गया, यहाँ पर देखो 2 इंटू पाई, ये डायरेक्ट ही आपके पास जैसे आप सोल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है? और भी यूटिलाइजेशन में आपको दिखाता हूं। देखो मैंने कहा जैसे 2 का एक्सपोनेंशियल चाहिए, 2 के पावर x, तो 2 के पावर x करना है आपको, तो 2 लिखा और इसको e के पावर x पर क्लिक कर दो, ये आ गया। कितना आ गया 7.38 आ गया, है ना। लेकिन ध्यान देना मैंने आपको बताया था, देखो ये जो EXP ना ये एक्सपोनेंशियल नहीं है इस कैलकुलेटर में, इसको यूटिलाइज मत करना। जैसे मैंने कहा कि 2 के पावर x का मतलब ये है 7.38, यहां पर देखोगे तो 2 लिखा फिर EXP आपने दबाया, है ना, इक्वल करोगे तो 200 हो गया। यहां पर आपने देखा कि 3 लिखा एक्सपोनेंशियल दबाया, इक्वल किया तो 3000 हो गया। मतलब ये EXP नहीं है, ये अलग चीज है, इसका यूटिलाइजेशन अपनी केमिस्ट्री में आएगा ही नहीं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको e के पावर x काम में लेना है, एक्सपोनेंशियल के लिए ये काम में नहीं लेना। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्लियर। अब देखो यहां पर बाकी चीजें देखते हैं, जैसे यहां पर ये ना प्लस माइनस, इसका क्या मतलब, जैसे मैंने लिखा -2 -25 लिखा यहां पर, ये -25 है ना। अब मुझे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट करनी है या फिर पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट करनी है, तो इसको यूज में लूंगा।
जैसे -25 है, इसको मुझे प्लस बनाना है तो इस पे क्लिक कर दो, प्लस हो गया, फिर क्लिक किया माइनस हो गया, फिर क्लिक किया प्लस हो गया। मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव या नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है कुछ भी क्वेश्चन सोल्व करते समय, तो इस प्लस माइनस साइन को आप काम में ले सकते हो। क्लियर है भैया, समझ में आ गया? और देखते हैं, देखो इनका क्या मतलब है, एम सी, एम आर, एम एस, एम प्लस, एम माइनस, ये भी बता देता हूं। देखो ध्यान देना, ये है मेमोरी फंक्शन, एम से मतलब है मेमोरी फंक्शन। सीधे सीधे बात है, जब भी आप इन फंक्शन को काम में लोगे ना, वो वैल्यू इस कैलकुलेटर की मेमोरी के अंदर सेव हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो ध्यान देना, समझना, जैसे आपने यहां पर सपोज करो 23 लिया, 23 लेकर आपने एम एस कर दिया, एम एस का मतलब है, एस का मतलब है सेव, तो 23 लिखा और यहां पर कर दिया एम एस, इसका मतलब है मेमोरी में सेव होगी। तो देखो जैसे मैंने एम एस दबाया ना, यहां पर एम आ गया, एम आ रहा है, इसका मतलब मेमोरी फंक्शन ऑन है, अभी मेमोरी में कोई वैल्यू सेव हो गई है ना। तो इसका मतलब 23 अब इस कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव हो गया। अब सपोज करो कि अब देखो 23 इस कैलकुलेटर की मेमोरी में सेव है, अब यहां पर आपने कुछ भी लिख दिया, सपोज करो 46 लिख दिया, है ना। अब आप चाहते हो कि 46 को उस वैल्यू से डिवाइड करना है जो मेमोरी में सेव है। मेमोरी में क्या सेव होता है? 23। तो आपको 46 को मान लो 23 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई किससे डिवाइड करना है? उस वैल्यू से डिवाइड करना है जो कि मेमोरी में सेव है। तो ऐसे केस में आप यहां पर एम आर, आर मतलब है रिकॉल, मेमोरी में सेव वैल्यू को वापस डिस्प्ले पर लाना है, तो एम आर को यूज में लेंगे। तो देखो मेमोरी में कितना था? 23 से होता, एम आर यहां पर किया, देखो नीचे 23 आ गया। अब इक्वल करोगे तो 2 आ गया ये। अच्छा आप सोचो कि मैं तो ऐसे ही याद रख लूंगा ना, डायरेक्ट मैं ऐसे कर दूंगा, कैसे, है ना। इसमें अच्छा मेमोरी में जो वैल्यू पहले से सेव होती है, 23 ऑलरेडी सेव है, आप डायरेक्ट देखो मेमोरी में 23 पहले सेव कर रखे, आप डायरेक्ट एमआर करोगे डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना। अब मेमोरी में जो वैल्यू सेव है उसको आपको क्लियर करना है ना। एमआर पे क्लिक करने पर वो वैल्यू नहीं आनी चाहिए, मतलब मेमोरी में सेव वैल्यू को हटाना है, तो आपको एमसी करना पड़ेगा। एम से मतलब मेमोरी क्लियर, क्या करना पड़ेगा? मेमोरी क्लियर। तो जैसे एमसी पे क्लिक करूंगा, यहाँ का एम डिस्प्ले हट जाएगा, देखो ये हट गया, इसका मतलब मेमोरी में कोई वैल्यू सेव नहीं है। एक्चुअली अब अगर मैं एमआर करूंगा तो 23 नहीं आएगा, देखो नहीं आ रहा ना, क्योंकि मेमोरी में जो वैल्यू थी वो हमने क्या कर दी? वो खत्म कर दी, हटा दी। अब इस फंक्शन का यूज कैसे होता है देखो समझना। जैसे सपोज करो कि आपको 2.3 ये कुछ भी वैल्यू ही है, आपको इस वैल्यू से किसी को डिवाइड करना है। मान लो न्यूमेरिकल में ये वैल्यू है, तो आपने इसको मेमोरी में सेव कर दिया, है ना। अब आपको इस वैल्यू से डिवाइड करना है 8 को, मतलब 8 बाई वो वैल्यू जो पहले सेव करी थी। तो कुल मिलाकर अब वो वैल्यू तो आपको याद थोड़ी रहेगी, तो लिखनी पड़ेगी, लेकिन इसका यूज करोगे तो उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखो आप देखो यहाँ पर डिवाइड बाई, है ना, मेमोरी रिकॉल किया, ये आ गया, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे इसी वैल्यू का आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, देखो कैसे, जैसे ये 5 मान ले, 5 इंटू किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है? उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो मेमोरी में सेव है। तो आप क्या करोगे? 5 इंटू रिकॉल कर दो, मेमोरी में कौन सी वैल्यू सेव है? ये वाली आ गया, तो 5 इंटू दिस करोगे, इक्वल आते वो वैल्यू आ गई। सपोज करो आपको जो मेमोरी में वैल्यू सेव होती है 2.356 ये वाली है, ये वैल्यू, इसको आपको 2 में जोड़ना है। तो देखो ये 2 किया, है ना, तो 2 में कौन सी वैल्यू जोड़ोगे? जो कि मेमोरी में सेव थी। तो 2 को पहले m प्लस कर दिया, है ना, फिर यहां पर रिकॉल करो आप, ये आ गया, देखो 2 प्लस दिस हो गया। तो मेमोरी में जो वैल्यू सेव थी ना उसमें आपने 2 जोड़ दिया, तो m प्लस का मतलब भी समझ में आ गया, है ना। इसको और अच्छे से समझाओ, पहले मैं मेमोरी वाली वैल्यू को क्लियर कर देता हूं। यहां पर ये हो गया, देखो ये समझो आप इस चीज को। जैसे आपने किया 4 + 5 + 6 इक्वल कितना हो गया? 15। एक तो तरीका ये करने का। दूसरा तरीका यहां पर क्या है, आपने 4 को प्लस के साथ मेमोरी में सेव किया, फिर 5 को प्लस के साथ मेमोरी में सेव किया, फिर 6 को प्लस के साथ मेमोरी में सेव किया, और फाइनली जो 4, 5, 6 को प्लस साइन के साथ मेमोरी में सेव किया है उसको आप रिकॉल कर दो। टोटल 15 आया नहीं आया? देखो आ गया। अब देखो इसके 15 अभी मेमोरी में सेव है ये। अगर मुझे मान लो इस 15 में से 5 माइनस करना है ना, 15 में से 5 माइनस करना है, तो देखो ध्यान देना, 5 नेगेटिव साइन के साथ ले लो, मतलब m माइनस यहां पर, ठीक है ना। अब चूंकि ये जो 5 हमने दोबारा लिया है वो माइनस के साथ लिया है, तो रिकॉल करोगे तो 15 - 5 हो जाएगा। ये देखो यहाँ 10 बच गया, है ना। आप ऐसे करके देख लो इसको, और भी बताओ तरीका। जैसे सपोज करो कि यहां पर 4 भी आपने माइनस के साथ सेव किया,
5 भी आपने माइनस के साथ सेव किया, 6 भी माइनस के साथ सेव किया, इसका मतलब है -4 -5 -6, इसको रीकॉल करो -15 आ जाएगा। सारी बातें एक समराइज कर दूं। अभी हमने इतने कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स यहां पर सोल्व कर लिए, क्या इन फंक्शन को यूज करने की आवश्यकता पड़ी? 99% केस में आप स्मार्टली इस कैलकुलेटर को यूज में लोगे, आपको इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जरूरत पड़ भी जाए, हाँ, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो आप इनको यूटिलाइज करके देखो, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। हाँ, तो जरूरत पड़ भी जाए तो मैंने इन फंक्शन का यूज भी आपको बता दिया। एक फंक्शन यहाँ पर देखो फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल जैसे सपोज करो अपन को 5 फैक्टोरियल चाहिए, किसका? 5 का। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 × 2 120। तो इसका मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होगा 5 फैक्टोरियल। अब एक तो कैलकुलेशन आप ऐसे कर लो, एक डायरेक्ट यहाँ पर फैक्टोरियल दबा दो, 120 आ गया, आए नहीं? अच्छा, 5 फैक्टोरियल आप नॉर्मली भी कर लोगे, लेकिन सपोज करो कि आपको 11 का फैक्टोरियल चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा भैया? 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब आप इस कैलकुलेशन को करोगे, कितना समय लगेगा? लेकिन इसी को इस काम से करोगे तो आपने 11 लिखा और फैक्टोरियल n दबाया, आपके पास वैल्यू आ गई। जबकि इसको कैलकुलेट करके देखना कितना समय लगेगा। तो कुल मिलाकर इन फंक्शन का यूटिलाइजेशन अब आपके आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं। जैसे सपोज करो आपको 5 के पावर 4 चाहिए, है ना, 5 के पावर 4, तो क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पर 5 लिखा, अब 5 के पावर 4 चाहिए, तो देखो यहाँ पर x के पावर y है ना, हाँ, 5 के पावर 4, तो x के पावर y दबाओ 5 लिख करिए। अब इसके पावर कितना चाहिए? 4, तो अब यहाँ पर 4 दबा दो, ये, हाँ ना, इक्वल कर दे। सपोज करो आपको मान लो 9 के पावर 6 चाहिए, कितना? 9 के पावर 6, तो 9 दबाया, x के पावर y, इसके पावर 9 के पावर 6 चाहिए, तो यहाँ पर 6 क्या इक्वल कर दे, ये आंसर आ गया, है ना। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को यहाँ पर इजीली सोल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर बाकी फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। देखो, बेसिक यूटिलाइजेशन आपको आ गया। हाँ, अब आप जैसे जैसे प्रिपरेशन करते जाओगे, जैसे जैसे न्यूमेरिकल सोल्व करते समय इसको यूटिलाइज करोगे, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती जाएगी। आप देखो यूटिलाइज करना ही है, क्यों? क्योंकि ये करोगे तो जो आज या करोगे ना, वही काम आप मेन एग्जाम में करोगे, और मेन एग्जाम में यही काम करोगे। अगर या प्रैक्टिस नहीं करी और मेन एग्जाम में डायरेक्ट यूटिलाइज करोगे तो गलती होने की चांस काफी ज्यादा रहेगी। तो मुझे उम्मीद है एक एक चीज आपके समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को भैया अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।